बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको शब्द के वर्गीकरण के आधार पर जो भेद हुए हैं वो आपको पढ़ाने चल रही हूँ और उसमें मैंने 3 आपको पढ़ा दिया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब आज बारी है चौथा भेद जो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर तो मैंने आपको 3 पढ़ा दिया है। अब आज आखिरी जो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले जो शब्द भेद होता है उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की बात अगर करें तो आपको समझा दें, सार्थक शब्द वो शब्द होता है जो हमने आपसे कहा और सीधे वो शब्द अर्थ ग्रहण करा दे। लेकिन कभी कभी हम किसी शब्द को बोलते समय कुछ एक निरर्थक शब्द भी उसमें जोड़ देते हैं जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता, परंतु उस खास शब्द को समझाने के लिए उस शब्द का महत्व बढ़ जाता है। अगर मैंने किसी से कहा या आपसे कहा कि खाना वाना खाए हो, अब मैंने कहा, मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आपने खाना खाया है, लेकिन हम उसके साथ बोलते हैं खाना वाना खाए हो। ये वाना कोई अर्थ नहीं देता, सिर्फ भावा अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए ये खास शब्द है जिसको हम निरर्थक शब्द कह सकते हैं। अर्थ नहीं है लेकिन भाव व्यंजित कर रहा है, ये बताया गया है। तो मैं अब यही आपको समझाने चल रही हूँ, जिसमें अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो ऐसे तो मैंने संक्षिप्त में आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। सार्थक शब्द, पहले हेडिंग डाल दीजिए इसको। अब सार्थक शब्द का मतलब हुआ, सार्थक शब्द वे शब्द है जिनका कोई ना कोई अर्थ आपको स्पष्ट होता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य स्पष्ट होता है। जैसे पक्षी, पेड़, बाजार, पुस्तक, खाना इत्यादि। अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब समझ स्पष्ट करना है कि निरर्थक शब्द क्या है। तो निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन भाषा में वो प्रयोग किए जाते हैं। भाषा में वो प्रयोग किए जाते हैं और सार्थक शब्दों के पीछे लगकर भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, वे निरर्थक शब्द हैं। तो
तो मैं लिखती हूँ निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वे सार्थक शब्दों के पीछे लगकर उसके भाव को स्पष्ट करने में मदद करता है। जैसे मैंने भी आपको समझाया था कि खाना वाना खाया, पानी वानी पिया, तो खाना वाना खाया कहने का जो मेरा भाव है वो ये है कि आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, खाना वाना ला दूं, कॉफ़ी वॉफ़ी लाए हो, पेन वेन आपके पास है। ये जो पीछे मैंने हर सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द बोला, ये सिर्फ भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए इसे अर्थ के आधार पर निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना वाना खा लो, पानी वानी पीकर चला करो, कॉपी वॉपी लाए हो। तो इस तरीके से जो निरर्थक शब्द हैं वो जब तक सार्थक शब्द के पीछे रहते हैं तभी वो अपना अर्थ ग्रहण करा सकते हैं, और उससे पहले उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अब मैं आपको सार्थक शब्दों के भेद बताती हूँ कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। इनके निम्नलिखित भेद हैं। पहला है समानार्थी शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। दूसरा है विलोम शब्द। तीसरा है एकार्थी शब्द। और चौथा है अनेकार्थी शब्द। बिल्कुल संक्षेप में इसकी चर्चा करते हैं। समानार्थी शब्द तो बहुत सारे हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं
जिसको कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे अगर मैंने सूरज कहा तो दिनकर कहा, दिनकर कहा, दिवाकर कहा, सूर्य कहा, ये सारे जो हैं उसी के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। जल कह रहे हैं, पानी कह रहे हैं, अम्ब कह रहे हैं, या कमल की बात करें तो कमल में क्या हो जाएगा कि पंकज, नीरज, अम्बुज, तो ये सारे शब्द जो हैं कमल के पर्याय हैं। तो ये इसका मतलब हो गया कि पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिसके एक ही शब्द के अनेक और शब्द हों। एक शब्द के अनेक शब्द हों, वे समान अर्थ वाले, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द के साथ दिया समानार्थी, तो समानार्थी शब्द उसको कह सकते हैं या पर्यायवाची कह सकते हैं। विलोम शब्द का मतलब ही होता है कि जो शब्द बोला गया उसका उल्टा, विपरीतार्थक शब्द, उसके उल्टे भाव को देने वाला शब्द हो तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा लंबा तो छोटा, अमीर तो गरीब, काला तो सफ़ेद, लाल तो पीला। तो इस तरीके से जो शब्द उसके उल्टे अर्थ देते हों उनका क्या अर्थ निकलता है, विलोम शब्द है। इसके बाद का शब्द जो है एकार्थी शब्द। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ एक ही अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द का मतलब हुआ कि शब्द तो एक है लेकिन बहुत सारे अर्थ होते हैं उसके। जैसे आपको अगर ये कहा जाए कि अक्षर शब्द का, अंक शब्द ले लीजिए, साधारण शब्द बोलूं, अंक का मतलब गिनती भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है। अब यहाँ पर शब्द एक है लेकिन अर्थ दो हैं, तीन हैं, चार हो सकते हैं। तो ऐसे वो जिस स्थान पर ये अंक शब्द प्रयोग किया जा रहा, उस स्थान के या उस वाक्य के अर्थ के साथ उसका अर्थ निकाला जाएगा। तो इसलिए एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। तो मैंने संक्षेप में आपको ये समझा दिया, अब मैं यहाँ पर लिख के आपको समझाऊंगी। समानार्थी, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं। हिंदी भाषा में तमाम ऐसे शब्द होते हैं जिनके समान अर्थ वाले और भी शब्द होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। जैसे आँख, नेत्र, नयन, लोचन। मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ, कितना लिखूंगी, एक दो उदाहरण देने के लिए लिख दे रही हूँ। कमल, सरोज, पंकज, नीरज, अम्बुज। तो ऐसे देखिए ये शब्द जो है, शब्द एक ही है और तमाम शब्द से उसके अर्थ से जुड़े हुए मिलते हैं, जिनका कि हम एक अर्थ है। इसको हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो मैं इसको रब करती हूँ। और आपको प्रश्नों में समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम ऐसे शब्द भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मतलब कि शब्द के वो भी भेद हैं। अर्थ के आधार पर जो हम शब्द भेद आपको पढ़ा रहे हैं उसी का एक ये हिस्सा है, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची इत्यादि। तो आपको ये सारी चीजें, ये नहीं है कि पाठ से इतर चीजें हैं। अगर आपका पाठ्यक्रम में शब्द रखा गया तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको भी आपको साथ साथ पढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद हो गया अब विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। शब्द है विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द या विलोम शब्द। अब क्या है, हिंदी भाषा में बहुत बार ऐसे शब्द होते हैं जिसको बोलने के बाद उसका उल्टा अर्थ भी समझाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो शब्द के उल्टे अर्थ को समझाने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए, अब जैसे प्रचलित, जो आपकी हिंदी भाषा का मुख्य शब्द है, प्रचलित शब्द है, उसका उल्टा अर्थ देता है। प्रचलित शब्दों का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं विलोम कहलाते हैं या विपरीतार्थ कहते हैं। हिंदी भाषा के प्रचलित, हिंदी भाषा के प्रचलित शब्दों, हिंदी भाषा के प्रचलित शब्दों के उल्टे या विपरीत प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को विपरीतार्थक, या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे प्रकाश, अंधकार, अमीर, गरीब, लौकिक, अलौकिक, तो ये हो गया आपका विलोम शब्द। अब इसके बाद आता है एकार्थी शब्द। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अलग अर्थ होता ही नहीं, अलग अर्थ नहीं है। जैसे कि आपको किसी का नाम लिख दिया जाए और बोले इसका अर्थ बताओ, तो हम शब्द का अर्थ बता सकते हैं, हो सकता है उसका पर्यायवाची भी हो, लेकिन वास्तव में वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि पंडित नेहरू,
तो इस पंडित नेहरू कहने के पीछे क्या अर्थ है? एक व्यक्ति का नाम बता रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका कि कोई अलग अर्थ नहीं होता है, सिर्फ एक अर्थ माना जाता है। हो सकता है उस स्थान विशेष पे उसका अर्थ बने, लेकिन शब्द का अर्थ जो है सिर्फ कोई एक ही होता है। अगर हम कहते हैं नई सड़क, पुरानी किताब, तो इन सबों का एक अर्थ है। ऐसे शब्दों को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा ही बता रही है शब्द की। यहाँ जो नाम मैंने लिखा है वो नाम अपने आप में स्वयं स्पष्ट है, एक अर्थ देने वाला शब्द। यानी जिन हिंदी भाषा में जो शब्द मात्र एक अर्थ देते हो उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का मात्र एक ही अर्थ होता हो, जिन शब्दों का मात्र एक ही अर्थ होता हो उसे एकार्थक या एकार्थक शब्द कहते हैं। आप एकार्थी कहिए, एकार्थक कहिए। जैसे नई सड़क, फरवरी, महीने का कुछ भी लिख सकते हैं। रमेश, अब ये मत कहिएगा कि रमेश लिखा है तो ये रमेश का मतलब हो गया राजा। रमा धन ईश, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा नहीं। यहाँ पर रमेश शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया गया, इसका अपने में कोई अर्थ नहीं। शब्द का अर्थ हो सकता है लेकिन उस व्यक्ति विशेष से अर्थ जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसलिए यहाँ पर रमेश को एकार्थी शब्द मानेंगे कि यहाँ पर रमेश किसी के नाम को सूचित करने वाला एक अकेला शब्द है। आप उसके अर्थ से मत जाइए, वो शब्द कैसे प्रयोग, और इसलिए मैंने रमेश लिखा है कि रमेश शब्द लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये एकार्थी शब्द माना जाएगा। किसी का नाम हो तो ऐसा नहीं कि उसका नाम नूतन कह रहे, नूतन का तो मतलब नया हो गया, लेकिन यहाँ शब्द का अर्थ नहीं देना कि अर्थ के आधार पर तो अर्थ बता दें कि ये तो अलग हो गया, नहीं। वहाँ पर नूतन किसी व्यक्ति विशेष का नाम बन के आ रहा है तो ऐसे अर्थ में वो एक अर्थ दे रहा है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द। तो शब्द के साथ ही साथ उसकी परिभाषा बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो आपको वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये एकार्थी शब्द हुए। पंडित, नेहरू इत्यादि, तो ये हो गया आपका एकार्थी शब्द। अब इसका जो चौथा है अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद में, वो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अब देखिए आप अनेकार्थी और पर्यायवाची दो में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन मत लाइएगा कि शब्द का मतलब है अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ देता हो। वहाँ है कि शब्द जो अर्थ दे रहा था, जैसे अगर मैंने आँख कहा तो उसके समानार्थी शब्द जो है यानी समान अर्थ देने वाले अतिरिक्त शब्द। समानार्थी का मतलब हुआ कि समान अर्थ देने वाले अतिरिक्त शब्द। अगर मैंने आँख कहा तो मैंने नेत्र कहा, लोचन कहा, नयन कहा, इस सब का मतलब क्या है, आँख है, तो ये समान अर्थ देने वाले हैं। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं अनेकार्थी, यानी शब्द जो है एक आएगा और उसके कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण देके समझाया कि अंक शब्द मैंने कहा, अब अंक का मतलब गिनती भी हो सकती है, अंक का मतलब गोद भी हो सकता है। पूर्व शब्द है,
जैसे पूर्व शब्द है, पूर्व का शब्द दिशा भी हो सकता है, पूर्व का शब्द पहले भी हो सकता है। अब इसका अर्थ कैसे पता लगाते हैं? जिस स्थान पर ये शब्द प्रयोग किए गए रहते हैं उस स्थान को देखने के बाद, उस स्थान से देखने के बाद हम उसका अर्थ लगा लेते हैं कि यहाँ पर शब्द का क्या अर्थ है। अब देखिए, अनेकार्थ शब्द मैं आपको समझा देती हूँ कि हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो जैसे लिख के बता देती हूँ आपको, साधारण शब्द लिखती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने हार शब्द कहा, अब ये हार गले का हार भी हो सकता है, गले का हार भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? पराजित होना यानी हारना, पराजित होने के अर्थ में भी, होने के अर्थ में हार कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पूर्व शब्द है। अब एक शब्द क्या होता है? पहले के अर्थ में आता है, दूसरा दिशा के अर्थ में आता है, तो दोनों अर्थ हो गए। उसके बाद है वर्ण शब्द है। वर्ण का मतलब होता है रूप भी होता है, रूप रंग कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण एक जाति भी होती है, जाति के लिए भी वर्ण कहा जाता है। तो देखिए एक शब्द है और अनेक अर्थ दे रहा है। अब ये अनेक अर्थ होने के कारण ये जो है वो अनेकार्थी हो गया, ये अनेकार्थी हो गया। उसके बाद शब्द है कनक। अब कनक का मतलब होता है सोना, कनक का मतलब होता है धतूरा, और कनक गेहूं के अर्थ में भी आता है। तो इस तरीके से देखिए कि ये अनेकार्थी शब्द हैं। फिर मैं और लिखती हूँ अंक शब्द है। अंक का मतलब होता है गिनती, और अंक का मतलब होता है गोद। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हरि शब्द, हरि का मतलब बंदर होता है, हरि का मतलब शेर होता है, हरि का मतलब ईश्वर होता है। हरि शब्द भी मैं लिख ही देती हूँ। हरि शब्द का मतलब होता है बंदर, हरि का शेर के अर्थ में भी होता है, और हरि भगवान के अर्थ में भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द, अभी तो मैंने दो तीन अर्थ ही बताए हैं। कई एक आध शब्द ऐसे होते हैं जिनमें 4 5 अर्थ होते हैं। अब 4 5 अर्थ होने पर देखा जाए तो ये अनेकार्थी कहलाने लायक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अनेकार्थी शब्द के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद पढ़ाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातों को दोबारा दोहरा देती हूँ कि क्या अनेक वर्णों से बनी सार्थक और स्वतंत्र इकाई जो होती है वो शब्द कहलाती है। और शब्दों के वर्गीकरण की बात की जाए तो इसके 4 आधार होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में है तत्सम, उत्पत्ति के आधार पर, पहला वाला उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
और बनावट के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद प्रयोग के आधार पे जो शब्द भेद होते हैं उसमें होता है विकार, 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। उसके बाद है आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेद, उसमें भी 2 होते हैं, सार्थक 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं, आपका समानार्थी, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। तो ये पूरा एक चक्र है। अगर यहाँ बोर्ड पर बैठकर ये चक्र बनाया जाए तो पूरी चीज़ों को एक चक्र में एक दूसरे से जोड़कर लिखा जा सकता है। तो मैंने बहुत संक्षेप में आकर के आपको इसका पूरा जो है भेद और उसके उपभेद मैंने वो सारे समझा दिए हैं, और अंत आते समय मैंने उसकी पुनरावृत्ति करके वो सारी चीज़ें समझा दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको शब्द मैंने आज पूरा कर दिया। अब मैं सार्थक शब्दों में ये समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची इत्यादि के भी कुछ उदाहरण आपको लिखवाऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।